हेलो गाइस, वेलकम टू एडुविपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 4 आरंभिक नगर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। क्या होगा? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। दोस्तों, जो लोग थे वह नगर में तो रहते ही थे हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन कुछ लोग जो हैं गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो लोग थे गांव में रहने वाले, वह अनाज को उगाते थे और पालतू जानवर को भी पालते थे। ठीक है ना? किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। दोस्तों, जो हमारे किसान हैं वह क्या करते थे? शहर में रहने वाले शासक, ठीक है, लेखक और दस्तकार को खाने के सामान देते थे। शासक मतलब जो शासन करता है राज्य पे, लेखक जो लेखन काम करता है, और दस्तकार क्या होता है? दस्तकार का मतलब होता है व्यापारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड्समैन। ठीक है दोस्तों, समझ के आप लोगों ने? पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। दोस्तों, जो पौधे के अवशेष मिले हैं हमारे विद्वानों को, उससे यह पता चला है कि जो हमारे हड़प्पा के लोग हैं वह जौ, गेहूं, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। दोस्तों, इसके पिछले पाठों में हमने कहीं भी हल के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, इस बारे में हम लोग हड़प्पा में ही पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो है हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। दोस्तों, हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे लकड़ी के हल बनाए जाते थे। उसका अवशेष हमें नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी के हल का खिलौना मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रयोग होता था। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे बारिश कम होती थी और इसलिए खेतों को सिंचाई करने के लिए यहाँ पे लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। ठीक है, संभवतः पानी का संचय किया होगा। दोस्तों, पानी को इकट्ठा किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। दोस्तों, जो मवेशी हैं उसको जो है सूखे महीनों में एक जगह से दूसरे जगहों पर पाने के लिए ले जाया जाता था। दोस्तों, और साथ ही जो भेड़ बकरी थे, गाय थे, ठीक है, वह भी यहाँ के लोग पालते थे। समझ गए आप लोग? वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का शिकार भी करते थे। दोस्तों, हड़प्पा काल के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वह बेर फल को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ को पकड़ते थे और हिरन का शिकार करते थे। समझ गए आप लोगों ने? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। क्या होगा? गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। दोस्तों, जो कच्छ है यह एक गुजरात का जिला है, कच्छ। ठीक है, उसके इलाके में जो है ना एक खादिर बेट है और उसी बेट के किनारे एक शहर बसा है धौलावीरा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था। ठीक है, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। दोस्तों, यहाँ पे धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और साथ ही जो यहाँ का भूमि था वह उपजाऊ था, अनाज उगाने योग्य था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा गया था। दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में एक था पूर्वी हिस्सा
और एक था पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 3 हिस्सा था धौलावीरा में, ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। दोस्तों जो धौलावीरा नगर है वह 3 भाग में तो था ही, और साथ ही तीनों भागों को बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था उसके चारों ओर, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। दोस्तों इन नगर के बीच में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े दीवार थे, बड़े बड़े गेट थे, ठीक है ना, ताकि उसमें आप लोग इंटर कर सकें, उसमें आप लोग जा सकें। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। दोस्तों यह जो नगर था 3 हिस्सों में, इन सभी में क्या था, एक था सार्वजनिक स्थल जहाँ पे एकदम खाली था, खुला हुआ मैदान था, ठीक है। वहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे जो है सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक अवशेष मिला है जो वहाँ पे हड़प्पा लिपि, मतलब हड़प्पा के काल में, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का विकास हुआ था उसको बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर लिखा गया पाया गया है। कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ पे है? कच्छ में है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। दोस्तों यह जो अभिलेख हैं पत्थर के, इसको लकड़ी के बीच में रखा गया था, ठीक है ना। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। दोस्तों हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा कि जो हड़प्पा के जो लिपि थे वह कहाँ मिला है? मुहर पे मिला है, छोटे छोटे मुहरों पे। लेकिन धौलावीरा में जो है ना एक बड़े पत्थर पर लिखा गया मिला है, ठीक है। और इसी वजह से यह एक अनोखा अवशेष है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दोस्तों अब एक अगला नगर है। अगला नगर क्या है? गुजरात में बसा हुआ खंबात की खाड़ी में, नाम क्या है? लोथल, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है साबरमती, और उसका एक उपनदी है, ठीक है। और उसी के किनारे यह जो लोथल शहर है, नगर है, वो बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कीमती पत्थर और कच्चा माल जो है आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों जो लोथल था यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, किसका? पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का, ठीक है दोस्तों। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ठीक है दोस्तों। यह जो लोथल नगर है यहाँ पे एक भंडार गृह था जहाँ अनाजों को रखा जाता था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। दोस्तों यह जो भंडार गृह है यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ पे हमको मिला है मुहर, ठीक है। मुद्रांकन और मोहरबंदी यह तीनों एक ही हैं, ठीक है ना। दोस्तों वास्तव में हमें यहाँ पे मुहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन उसका जो छाप है वह मिला है, ठीक है। गीली मिट्टी पर मुहर का छाप मिला है। कहाँ से? लोथल से। वास्तव में हमें पैसा, मान लीजिए कि मुझे मिला 5 का सिक्का, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन मुझे 5 का सिक्का का कहीं ज़मीन में उसका चित्र मिला, वह अलग है, ठीक है। मुझे 5 का सिक्का नहीं मिला, मुझे क्या मिला? उसका चित्र मिला। उसी प्रकार यहाँ पे मुहर नहीं मिला, उसका एक चित्र मिला गीली मिट्टी पर दबा हुआ, ठीक है दोस्तों। यह आप लोग समझ गए। अब ज़रा इसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यह जो है एक बंदरगाह है लोथल का, ठीक है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। दोस्तों यहाँ पे जो है समुद्र के रास्ते आने वाली नावें जो है रुकती थी, ठीक है। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। दोस्तों यह जो लोथल का बंदरगाह है, यहाँ पे जो है सामान को, दूसरे स्थानों से लाए गए सामान को उतारा जाता था और फिर यहाँ से सामान को लाद कर कहीं और भेजा जाता था, ठीक है दोस्तों। यह एक लोथल का बंदरगाह है। देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए और देखिए ध्यान से। चलिए आप आगे चलते हैं।
यहाँ पर एक इमारत मिली है। ठीक है दोस्तों, ये जो लोथल है, लोथल से ही हमें एक इमारत मिली है। ठीक है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। दोस्तों, जो इमारत मिली है वहाँ पे मोती बनाने का काम होता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्यों अनुमान लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मतलब आधा बना हुआ मोती, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या मिला है? पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके, मतलब कि जो मनका पूरी तरह से नहीं बना है, जो मोती पूरी तरह से नहीं बना है, आधा बना है, वह भी मिला है। और साथ ही मनका बनाने वाला जो मशीन है वह भी मिला है, और मनके भी मिले हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जो है मनके का कारोबार होता होगा। ठीक है दोस्तों, एक इमारत में, ये समझ गए आप लोग। अब ज़रा पढ़ते हैं मुहर। ठीक है दोस्तों, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसको अब हम लोग जानते हैं क्या है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। दोस्तों, जो मुहर है उसका उपयोग सामान से भरे डिब्बों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में, उसको सेफ्टी के लिए, उसकी सावधानी के लिए उपयोग होता होगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सामान के ऊपर टैग मारते हैं, उसको सील कर देते हैं। यदि आप लोग कभी एरोप्लेन से गए होंगे तो क्या होता है ना कि आपके सामान के ऊपर जो है एक मुहर मार जाता है, उसमें आपका नाम होता है, उसमें आपका पता होता है। यह इसलिए होता है ताकि आपका जो सामान है वह सुरक्षित रह सके, वह किसी से बदलाए ना। ठीक है, इसलिए मुहर का प्रयोग होता था। ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसका उपयोग होता था। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। ठीक है, मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। दोस्तों, थैले को बंद करके ऐसे आज हम लोग चिपकाते हैं दोस्तों थैले को गोंद से ना, उसी पर उस समय जो है गीली मिट्टी को पोतकर उसको बंद करके एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे ताकि रास्ते में कोई निकाल ना ले, इसलिए ऐसे तरीकों को अपनाया गया था। और जो मुहर की छाप होती है ना, उसी को बोलते हैं मुहरबंदी। समझ गए आप लोग? अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर यह छाप जो है टूटी हुई मिलती थी, अच्छा, यानी यह जो सामान को खोला गया है, इससे यह अनुमान लग जाता था। आज भी हम लोग कई सामान भेजते हैं, उसको बंद करके, और रास्ते में कहीं पे छेड़छाड़ होता है ना, तो पता चल जाता है कि अच्छा, यहाँ पे जो है छेड़छाड़ हुआ है सामान के साथ। ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी इसका उपयोग होता था। ठीक है, सामान को छेड़छाड़ ना हो इसलिए। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, या कहीं आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं तो उस पर आपको टैग मार देता था कि आपके सामान के साथ छिड़काई नहीं हुआ है। किसी प्रकार के आप ट्रैवल कीजिए या फिर कहीं भी सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाइए, वहाँ पे जो है मुहर का उपयोग होता है। मैंने आपको इसे सब पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या है आगे? नेक्स्ट टॉपिक है सभ्यता के अंत का रहस्य। क्या है? सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आज से 3900 साल पहले हमें एक बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। दोस्तों, यह जो हड़प्पा सभ्यता है, इस नगर को लोगों ने अचानक छोड़ दिया। ठीक है, क्यों छोड़ दिया? इसी को तो पढ़ना है हमको। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दोस्तों, जो मुहर का प्रयोग होता था, बाट यानी बटखरा का प्रयोग होता था और लेखन का प्रयोग होता था, ये सारा चीज़ बंद हो गए। ठीक है, दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। जो दूर से कच्चे माल आता था उसका आयात भी, इंपोर्ट भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे माल को ढेर बनने लगे। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो बुढ़ास्थल है वहाँ पे कच्चे माल जमा होने लगे एक जगह पे। ठीक है, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। दोस्तों, जो मैंने पढ़ा था कि सड़कों के किनारे नाले बनाए गए थे सीधी लाइन में, वह सब नष्ट हो गए। ठीक है, और लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे। ठीक है, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इतना डेवलप शहर जो है, आखिर
इस पोजीशन में क्यों आ गया, इसके बारे में हमारे विद्वानों को पता नहीं चल पाया है। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। दोस्तों, जो कुछ विद्वान हैं वह कहते हैं कि नदी सूख गई थी इसलिए ऐसा हश्र हो गया, ऐसा हाल हो गया इन लोगों का, और कुछ विद्वान कहते हैं कि जंगल जो है ख़त्म हो गई थी, उसका विनाश हो गया था। ठीक है, इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों, हमने अभी क्या पढ़ा कि लोग जो है झुग्गीनुमा घर में रहने लगे। ठीक है, और यह ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल ख़त्म हो गए, जंगल ख़त्म हो गए तो लकड़ी ख़त्म हो गई, जब लकड़ी ख़त्म हो गई तो ईंट पकाने के लिए ईंधन भी ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए लोग झुग्गीनुमा घर में रहने लगे होंगे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। यह भी कारण हो सकता है कि मवेशी के जो बड़े बड़े झुंड हैं उनको खाने के लिए जो चरागाह मिलता था, उनका चरागाह और घास वाले मैदान भी खत्म हो गए। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। दोस्तों, जो कुछ विद्वान थे उन्होंने यह भी अनुमान लगाया गया है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, इसलिए यह जो सभ्यता है अंत हो गया, उसका अंत हो गया। लोग जो है ऐसे अचानक परिवर्तन हो गया लोगों के बीच में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। दोस्तों, मान लीजिए बाढ़ आएगा तो कहीं एक जगह पे आएगा, नदियाँ सूखेगी तो कहीं एक जगह सूखेगी, जंगल खत्म होंगे तो कहीं एक जगह खत्म होंगे, लेकिन अचानक ये सारे सभ्यता में खत्म कैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यह नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अंत का जो कारण था, हो सकता है कि शासक का नियंत्रण था वह समाप्त हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो इसका अंतर है परिवर्तन का, वह साफ दिखाई देता है। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के आगे चलते हैं। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। दोस्तों, जो आधुनिक पाकिस्तान के अभी स्थित है सिंध और पंजाब, वहाँ की बस्तियां जो है बिल्कुल तरह से उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बच गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वह चले गए पूर्व और दक्षिण दिशा में, और वहाँ पे जो है छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंत के 1400 साल बाद जो नए नगर विकास हुआ ना, कब हुआ? 1400 साल बाद, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 में और 9 में। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अन्यत्र को अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। ठीक है दोस्तों, एटलस क्या होता है? जो मैप का बुक होता है ना, मैप मानचित्र का, उसी को बोलते हैं एटलस। यदि आपके पास एटलस है तो एटलस निकाल लीजिए, या फिर जो है वर्ल्ड मैप निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें ढूंढिए कि मिस्र कहाँ है। ठीक है, नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। दोस्तों, मिस्र ढूंढेंगे एटलस में और देखेंगे कि नील नदी कहाँ बहती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ नील नदी बहती है उसके आसपास कुछ इलाकों को छोड़ देंगे और मिस्र का जो अधिकांश भाग होगा वह क्या होगा? रेगिस्तान होगा। ठीक है ना गाइज, ये रहा वर्ल्ड मैप। अब देखना ये है कि इसमें मिस्र कहाँ है। देखिए, यह है मिस्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इजिप्ट, हिंदी में बोलते हैं मिस्र। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि मिस्र देश में जहाँ नील नदी बहती है उसके आसपास का इलाका उपजाऊ है, लेकिन बाकी सब क्या है? रेगिस्तान। अब देखना ये है कि नील नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, आइए दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये है विक्टोरिया झील, और नील नदी जो है यहीं से निकलती है और ऐसे बहते हुए जो है ना भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मैंने क्या पढ़ा था कि इसके आसपास का जो इलाका है यह उपजाऊ होगा। ठीक है, नील नदी के आसपास मिस्र में, और बाकी जो जगह है ये सब, ठीक है, मिस्र में ये सब क्या है? ये सब रेगिस्तान है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वहीं पे जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। दोस्तों,
आज से 5000 साल पहले जो मिस्र के शासक थे उन्होंने अपने सेना को कहाँ भेजा? अपने से दूर, अपने इलाके से दूर दूर, ठीक है ना। किस लिए? ताकि वे लोग जो हैं वहाँ से सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाएं, ठीक है ना। इसीलिए उनको जो है दूर दूर इलाकों में भेजा, ठीक है। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने जो है मिस्र के जो शासक हैं इन्होंने क्या बनवाया? बड़े बड़े मकबरा, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया? पिरामिड। क्या दिया नाम दिया? पिरामिड नाम दिया। अब जरा इसको देखते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। दोस्तों यदि राजा मरते थे तो उनको जो है इसी पिरामिड में दफनाकर जो है ना अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाता था। किसको? राजा के शव को। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। दोस्तों जो शव होता है इनको क्या बोलते हैं? मम्मी, ठीक है। देखिए यही है पिरामिड, दिख रहा है आप लोग को। इसी के अंदर जो है राजा के शव को दफन कर दिया जाता है ताकि यह जो है सुरक्षित रह सके, ठीक है। उनके शव के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। दोस्तों जब राजा मरते थे तो उनके शव के साथ जो है कुछ और चीज़ें भी दफन कर दी जाती थी। जैसे देखिए यहाँ पे इनमें खदान, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। दोस्तों उनके मरने के बाद जो है उनके शव के साथ उनके खाने पीने के लिए, ठीक है, पहनने के लिए वस्त्र, गहने, ठीक है, बर्तन, वाद्य यंत्र, कुछ सुनने के लिए वाद्य यंत्र, ठीक है, हथियार और जानवर भी उनके साथ साथ दफन कर दिए जाते थे, ठीक है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दोस्तों कभी कभी जो है राजा के मरने के बाद उनके जो सेवक और सेविका होती है उनको भी दफन कर दिया जाता था ताकि वह जो है उनकी परलोक में सेवा कर सकें। ऐसे लोग मानते थे, ठीक है। ऐसे उनकी परंपरा थी कि राजाओं के सेवक जो हैं उनको परलोक में भी सेवा करेंगे, ठीक है। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दोस्तों दुनिया में जो है सबसे अधिक अगर शव को दफनाने में कहीं धन का खर्च होता था तो कहाँ होता था? मिस्र में होता था, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? दोस्तों आपको लगता है कि इनको मरने के बाद इनको आभूषण, वस्त्र, खाने पीने के लिए सामान, हथियार या फिर जो है सेवक और सेविकाएं इनके काम आया होगा? अगर आपको लगता है तो बताइए अपने आंसर कमेंट में, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वहाँ की लोगों की परंपरा थी, इसलिए लोग जो हैं राजा के मरने के बाद उनके जो मंत्री होते थे या परिवार के जो अन्य मेंबर होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, उन्होंने ऐसा किया होगा ताकि परलोक में भी राजा को सुख और सुविधा प्रदान हो सके, ठीक है। तो आज का मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया चैप्टर 4, ठीक है। अब अगला है क्या? कल्पना करो। ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा अगले वीडियो को लेकर। हाँ क्वेश्चन आंसर की बात रही तो आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका भी वीडियो बनाकर बहुत ही जल्द डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आपका हेल्प हो जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।